गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 10 का क्लास है, अभी हिस्ट्री क्लास है। आप लोग सब 10 के हो ना? ओके, चलो। तो हमारा आज का जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, शुरू कब से कर चुकी हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, আর যারা যদি বাংলায় বলি শিল্পায়নের যুগ, তাহলে এটা আমরা আগে ইন্ট্রোডাকশন শুরু করেছিলাম, রাইট? কিছুটা আমি পিপিটি দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম। थोड़ा सा मैं समझाया था आप लोगों को कि इसमें क्या क्या पढ़ाई करना है आपको, इसमें क्या क्या आएगा या नहीं आएगा। वो जो इंट्रोडक्शन वाला क्लास होता है वो आप लोगों को पता है, मैंने करवा दिया था। अभी टेक्सचुअल रीडिंग करेंगे हम लोग, टेक्सचुअल रीड करेंगे, बुक्स से पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारा, आप लोग 10th के हो, बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है या हो सकता है इस चैप्टर में, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो लोग बंगालीज के हो वो लोगों के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ शिल्पायনের যুগ। ठीक है, शिल्पायনের যুগ मतलब इस साल में, ये जो हमारा एज है, कौन सा साल है वो बाद में आपको पता चलेगा, सेंचुरी पता चलेगा। उस साल में क्या क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ बने थे, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बना था, ठीक है, कहाँ बने थे, किस साल में बने थे, वो सब कुछ इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा जो सोसाइटी है वो कैसा था या कैसा नहीं था, वो आप लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर जो है शुरू होता है हमारा इधर से, ठीक है, इधर से स्टार्ट होता है। देखो, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्री बनाना या फिर फैक्ट्रीज बनाना या फिर जो मशीनरी टूल्स होता है, पहले के जमाने में मैं लेबर जो थे वो काम करते थे इंडस्ट्री में, या फिर इंडस्ट्री बनने के पहले जो भी काम होता था वो मैन मेड था, मैन से बने थे, लोग करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तब क्या हुआ, मशीनरी यूज ज्यादा बढ़ गया, सब कुछ मशीन में होने लगा, कोई भी मतलब लेबर जाके खुद नहीं करता था, वो लोग मशीन का इस्तेमाल करते थे, राइट? फैक्ट्रीज आ गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा चीज होता है जिसमें बहुत मतलब बहुत एक चेंजेस आता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ठीक है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो आपको सब कुछ इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। देखो शुरू करते हैं। ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। हम लोग सब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं तब हम लोग यही सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री, फैक्ट्री इंडस्ट्री जब ग्रो हो जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि हाँ इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। लेकिन व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी रेफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। जब हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं कि इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बनना, वो होता है फैक्ट्री प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री में कुछ बनना, राइट? व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जब हम लोग सोचते हैं कि कुछ लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, तो वो एक्चुअली हम लोग ये मीन करते हैं कि वो फैक्ट्री के वर्कर्स है, दे आर फैक्ट्री वर्कर्स, राइट? histories of industrialization very often begin with the setting up of the first factories। जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री है वो कब शुरू हुआ, जब हमारे मतलब सेटिंग अप विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज, जब पहले फैक्ट्री बना था, सेट हुआ था, तब से हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। देखो कहाँ हुआ था, दिस इज अ प्रॉब्लम विथ सच आइडियाज। ये फैक्ट्री कहाँ बना था, কোথায় প্রথম ফ্যাক্টরিজ হয়েছিল, ঠিক আছে, বা কখন হয়েছিল, এটা নিয়ে কিছুটা मतलब ডাউট আছে, বাট তারপরেও ইভেন বিফোর ফ্যাক্টরিজ বিগান টু ডু দ্য ল্যান্ডস্কেপ ইন ইংল্যান্ড and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. Proto means indicating the first or early form of something. Industrialization जब शुरू हुआ था, ठीक है, वेरी अर्ली, मतलब बहुत जो
आगे का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसमें इंग्लैंड एंड यूरोप में हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड जो जगह है एंड यूरोप में हम लोग क्या देखते हैं कि इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रहा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, तब हम लोग उस टाइम को, मतलब उस जमाने को हम लोग बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. व्हाट इज प्रोटो मीन्स? प्रोटो मीन्स इंडिकेटिंग द फर्स्ट ऑफ अर्ली फ्रॉम समथिंग. कुछ चीजों का पहले जब शुरुआत होता है उसका, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो. ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. फिर देखो, इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज कब शुरू हुआ इंग्लैंड, अब अगर आप यूरोप में देखो या फिर इंग्लैंड में देखो, कब शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन? यू कैन से दैट in the 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि इन द 17th एंड 18th सेंचुरी में मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगन मूविंग टू द कंट्री साइड, सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिजन, persuading them to produce for an international market. With the expansion of world trade and the acquisition of colonies of different parts of the world, the demand for goods began growing. जब इंटरनेशनल मार्केट के बारे में सब लोगों को पता चला, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, या फिर अब प्रोटो इंडस्ट्री जो आ गया, उसके बाद जो डिमांड फॉर गुड्स होता है, मतलब चीजों के लिए एक डिमांड बढ़ गया. ठीक है, इसमें एक फैक्टर पॉपुलेशन भी है, क्योंकि उस टाइम में पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या যদি আমরা বাংলায় বলি বেড়ে গিয়েছিল, पॉपुलेशन बढ़ गया था, जिसके वजह से फूड का डिमांड भी ज्यादा होता है. जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा, लोग ज्यादा होगा, तो फूड का डिमांड भी ज्यादा होगा, राइट. देखो, this was because here urban crafts and trade guilds were powerful. These were associations of producers that trained crafts people, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into trade. Rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products. It was therefore difficult for new merchants to set up the business in towns, so they turned to the countryside. ये हमारा रूरल का जो, मतलब हाँ, रूरल का कुछ चित्र है कि क्या क्या हुआ था. लाइक वहां पे डिमांड फॉर गुड्स हो गया था, इंटरनेशनल मार्केट के लिए बोला गया था, बट क्योंकि वो लोग जो है इतना, रूरल के लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा मतलब अनएडुकेटेड होते, उन लोग अपने अपने ही दुनिया में खोए होते, अपने ही लाइक एग्रीकल्चर में खोए होते. जो इंटरनेशनल कुछ मार्केट होता है कि बाहर जाके इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ होता है, वो उन लोगों को नहीं पता. जिसकी वजह से जिन लोग ये माइंडसेट रखता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, जो लोग ये माइंडसेट रखता है कि शिल्पायन चाहिए, तो उन लोगों को कंट्री साइड में आना पड़ा. देखो, इन द कंट्री साइड poor peasants and artisans began working for merchants. Merchants मतलब कौन होता है? Merchants वो लोग होते हैं जो शिप्स चलाते हैं, लाइक शिप्स को लेके काम करते हैं, शिप्स चलाते हैं, जहाजें चलाते हैं, उन लोगों को हम लोग मर्चेंट्स बोलते हैं. ठीक है, वो मर्चेंट्स लोगों के लिए पोर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस जो है, मतलब जो खेतों में काम करते थे, रूरल में जो लोग थे, वो लोग उस मर्चेंट्स के लिए, उस नेवी लोगों के लिए काम करने लगा. As you have seen in the textbook, ये आप लोगों के लिए है. This was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. जहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रूरल से जो पीजेंट्स है, जो एग्रीकल्चर में डिपेंड करते थे, वो काम करने के लिए कंट्री में आ रहा है. ठीक है, अर्बन एरियाज में आ रहा है, क्योंकि रूरल में काम नहीं है, रूरल में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, राइट. Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay and straw, had to now look on alternative sources of income. जो लोग पहले खेती करते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, जो लोग वेजिटेबल्स में डिपेंडेंट थे, फायरवुड में डिपेंडेंट थे फॉर देयर सर्वाइवल, वो लोग अभी ऑल्टरनेटिव क्या सोर्स हो सकता है इनकम का, और कैसे हम लोग इनकम कर सकते हैं बिना कोई एग्रीकल्चर के, बिना कोई फायरवुड वेजिटेबल्स के, बिना कोई मतलब लैंड में रहना जो होता है, लैंड में काम करना जो होता है, उसके बगैर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकम का सोर्स कैसे बढ़ सकते हैं. Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household,
So when merchants came around and offered advance to produce goods for them, peasants households eagerly agreed. बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स थे, गरीब लोग थे जिसके पास लैंड भी नहीं थे, तो जब मर्चेंट्स आके उन लोगों को ऑफर दिया कि आप गुड्स प्रोड्यूस करो, कुछ चीज प्रोड्यूस करो, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में काम करो, तो उन लोगों को लगा कि ये एक इनकम ऑफ सोर्स है, राइट. बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. Income from proto-industrial production supplement their shrinking income from cultivation. It also allowed them a fuller use of their family labor resources. अब उन लोगों को, जो लेबर्स था, उन लोगों को लगता है कि मैं, मेरा जो छोटा सा लैंड है उसमें अगर इंडस्ट्री होता है एंड हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं तो हमारा इनकम सोर्स जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है. फिर देखो, when this system a close relationship developed between the town and the countryside. Merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside. A merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to spinners. The yarn that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers, and then to dyers. The finishing was done in London before the export merchant sold the cloth in international market. London, in fact, came to be known as a फिनिशिंग सेंटर. देखो कैसे काम करते थे वो लोग पहले के जमाने में, जो इंडस्ट्री में काम होता था. पहले तो वो जो मर्चेंट था वो वूल खरीदते थे किसी और से, फिर किसी और को देके ये स्पिन करते थे, फिर उसको देके फूल करते थे, फिर डाई करते थे. मतलब पूरा का पूरा काम जो है वो लोगों में, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड था. ठीक है. फिर वो लंदन में, कहा लंदन, बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इंटरनेशनल मार्केट. वो लंदन में आके फिर उसको मतलब एक्सपोर्ट करता था, फिर उसको बिकता था इंटरनेशनल मार्केट में. ठीक है. द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस. ये जो सिस्टम है ना, ये जो हमारा एक छोटा सा देखा कि छोटा सा लैंड लेके उसको फैक्ट्री में बदलना, फिर उसको काम कराना सब लोगों को देके, इसको प्रोटो इंडस्ट्री बोलेंगे हम, क्योंकि वो बड़ा नहीं है, वो पहले जमाने का है. एंड दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज दस पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस. जिसके बदले में वो प्रोटो इंडस्ट्री आया, जिसके लिए ये एक पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस. ये एक कमर्शियल मतलब बिजनेस एक्सचेंज का कुछ चीज बनता है, एक पार्ट बनता है. ठीक है. इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स, जो मर्चेंट कंट्रोल करता है. And the goods were produced by a vast number of producers working within the family farms, not in factories. At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. This means that each clothier was controlling 100 of workers. देखो कितना मतलब वर्कर्स के लिए कितनी अच्छी बात है, क्योंकि एक मर्चेंट जो है उनके अंदर 20 से 25 वर्कर क्या थे, एम्प्लॉयड थे. ठीक है. जिसके वजह से लोगों का भी ऐसा मानना था, पोर्स जो थे, कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है. इससे हम लोग इनकम कर सकते हैं. আমরা এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা ফ্যাক্টরি যেটাই বলি সেটা থেকে আমাদের আয় আসবে. ঠিক আছে. দেন দেখো দ্য কামিং আপ অফ দি ফ্যাক্টরি. ফার্স্ট কোথায় ফ্যাক্টরি হয়, কি করে হয়, সবগুলো তোমাকে সবকিছু जो भी है ये इस मतलब जो पॉइंट है उसमें दिखेगा. द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री. द अर्लीस्ट फैक्टरीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. आपको पूछा जाए अगर कि द अर्लीस्ट फैक्ट्री कब आया था, कहाँ आया था, पहले फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो कहाँ होगा, आपको लिखना है इन इंग्लैंड 1730. इन इंग्लैंड 1730 और 1730s में इंग्लैंड में द अर्लीस्ट फैक्ट्री आया था. इट वाज हाँ. फिर द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन. तो आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंडस्ट्री किसका बना था. फर्स्ट इंडस्ट्री जो है
वो किस चीजों के लिए किस चीजों का प्रोडक्शन करता था? आपको लिखना है কটন, তুলা। যদি বাংলায় বলি তুলা। প্রথম ফ্যাক্টরি যখন চালু হয়েছিল ইংল্যান্ডে, তখন ওইটা কি প্রোডাকশন করেছিল? কটন বা তুলা। Its production boomed in the late 19th century. In 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. ब्रिटेन से कॉटन लाया जाता था। By 1787, the import soared to 22 million pounds. This increase was linked to a number of changes within the process of production. Let us look briefly at some of these. ठीक है, मतलब कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही मतलब क्या था? इंक्रीज था। मतलब जो प्रोडक्शन का जो मात्रा है, प्रोडक्शन का जो परसेंटेज है, प्रोडक्शन जितना भी होता था 1760 में अगर आप लोग देखो तो 2.5 मिलियन पाउंड्स होता था। 2.5 मिलियन पाउंड्स होता था, राइट, 2.5 मिलियन पाउंड होता था। लेकिन जब 1787 में देखोगे तो 22 मिलियन पाउंड, मतलब कितना बढ़ गया, राइट, कितना इंक्रीज हो गया। ठीक है, a series of inventions in the 18th century increased the efficacy of each step of the production process. They enhanced the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made most possible the production of stronger threads and yarn. मतलब इतना लोग, मतलब पहले जब प्रोटो इंडस्ट्री हम लोग देखते हैं तो प्रोटो इंडस्ट्री में लोग भी कम था, छोटा लैंड था, छोटा फैक्ट्री और इंडस्ट्री था और छोटा छोटा चीजें बनता था। लेकिन आप लोग जब 1730 के बाद देखोगे तो लैंड भी बढ़ गया, জায়গা জমি যেটা ছিল সেটাও বেড়ে গেছে, ফ্যাক্টরি বড় হয়ে গেছে, যার জন্য কটনের যেই বা তুলার যেই প্রোডাকশনটা শুরু হয় সেটা অনেক বেশি হয়। ঠিক আছে, এবং বেশি হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে কি? কারণ जो रीजन है वो इंक्रीज होने का, वो रीजन ये है कि दे एनहेंस द आउटपुट पर वर्कर, वर्कर बढ़ा दिया, एनाबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर, उन लोगों को बोला कि और प्रोड्यूस करो, ठीक है, और मोर प्रोड्यूस करो। दे मेक पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स इन यार्न, जिसकी वजह से वो लोग कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था उन लोगों का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इधर से, who creates और who created the cotton mill? आपको बोलना है रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट क्या है? कॉटन मिल किसने बनाया? कॉटन मिल किसने बनाया? आपको लिखना है रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट। कॉटन मिल किसने बनाया है? रिचर्ड आर्कराइट। ओके, till this time, as you have seen, cloth production was spread all over the countryside and carried out within village households, but now the costly new machine could be purchased, set up and maintained in the mill. देखो, पहले हम लोग क्या देखे थे? प्रोटो इंडस्ट्री में किसी को कॉटन लाने जाना था, फिर किसी को उसको यार्न करना था, फिर किसी को उसको स्पिन करना था, फिर किसी को उसको मतलब इंडस्ट्री में लाना था। बहुत सारे काम होता है, बहुत वर्कर्स लगता है। लेकिन जब कॉटन मिल आ गया, रिचर्ड आर्कराइट ने जब कॉटन मिल लाया, तब सब कुछ एक साथ हो जाता था, क्योंकि कॉटन मिल जो है वो एक मशीन है जिससे कपड़ा बनता है, या कॉटन से जो यार्न होता है वो निकलता है। ठीक है, सो कॉटन मिल लाने के बाद ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पॉइंट है। कॉटन मिल जो है वो रिचर्ड आर्कराइट ने लाया है, जिसके वजह से लोगों का जो काम होता है वो कम हो जाता है एंड मशीनरी यूज होता है। मतलब उस मशीन का यूज होने के लिए, मतलब उस मशीन में बहुत ज्यादा काम एक साथ हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो टाइम लगता है, लेबर लगता है, टाइम लगता है ना। लेकिन जब कोई कुछ मशीन कम कर देता है तो कम टाइम लगता है, ऐसे ही हो जाता है झटके से, राइट। सो जिसकी वजह से कॉटन मिल जब आया, जब रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल लाया, तब जो मशीनरी यूज शुरू हो गया था कॉटन
मतलब इंडस्ट्री में, ठीक है। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेस वेर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। इस मिल से क्या हुआ, सब कुछ, सारा जो काम है कॉटन का, सब कुछ एक ही बिल्डिंग में आ गया, एक ही जगह में आ गया। दिस अलाउड ए मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, a watch over quality and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when production was in the countryside, जिसके वजह से जो काम है वो easy हो गया, ठीक है। In the early 19th century, factory increasing became an intimate part of the England landscape. So visible were the imposing new mills, so magical seemed to be the power of new technology आ गया। The contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills amongst almost forgetting the violence and the workshops where production still continued, जिसके वजह से जो फैक्ट्री में क्या हुआ कॉटन मिल आने के बाद एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, राइट। टेक्नोलॉजी आ गया एंड इट सीम लाइक मैजिकल पावर, जैसे ऐसा लगता था कि एक मैजिक हो गया। अभी हम लोगों को ऐसा नहीं लगता क्योंकि हम मशीन देख के बोर हो चुके हैं, राइट। बहुत सारे मशीन हमारे पास होते हैं, टीवी होते हैं, फ्रिज होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास, बट उस टाइम में मशीनरी कुछ यूज नहीं होता था, सब लोग करते थे, अपने हाथों से करते थे, ठीक है। तो जब कॉटन मिल आया तब मैजिकल पावर जैसे बन गया, कुछ एक साथ में सब कुछ हो जाता है, ठीक है। फिर देखो द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, मतलब कौन सा पेस में, ठीक है, कैसे कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है और क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजन हो सकता है, वो सब कुछ इस पॉइंट के अंदर आप लोग देखोगे। हाउ रैपिड वाज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री, कितना जल्दी हो गया था। और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या ऐसा मीन करता है कि सिर्फ फैक्ट्री ग्रो करना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ये इसका आंसर देखो। फर्स्ट, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वेयर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। फिर कौन से लाइक इंडस्ट्री बहुत डायनामिक इंडस्ट्रीज था इंग्लैंड का, आपको लिखना है कॉटन एंड मेटल। डायनामिक इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड, डायनामिक इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड क्या क्या है, कॉटन एंड मेटल, कॉटन एंड मेटल, ठीक है। फिर देखो ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840s। आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटन तो पहले था, फर्स्ट वाज इज कॉटन, राइट। फर्स्ट था कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा। फिर जब हम लोग उसके बाद देखेंगे तो क्या था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बाद में आया। with the expansion of railways in England from the 1840s and in the colonies from the 1860s, the demand for iron and steel increased rapidly. By 1873, Britain was exporting iron and steel worth about 77 million, double the value of its common cotton export. देखो कॉटन क्या था, 22 मिलियन हमने देखा, राइट। लेकिन जब हम लोगों को मतलब इंग्लैंड में आयरन एंड स्टील का जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तब रेलवे चालू हुआ, रेल रोड के लिए, रेल्स के लिए आयरन एंड स्टील चाहिए होता है, राइट। रेल्स के लिए एंड रेल रोड्स के लिए आयरन एंड स्टील चाहिए होता है, बट हाँ, तो जिसके वजह से 1873 में ब्रिटेन में जो एक्सपोर्टिंग आयरन है वो 77 मिलियन इंक्रीज हो चुका था, मतलब कॉटन से भी बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा, मोर देन डबल, ठीक है। अनंग मोहिनी एसटी गर्ल्स हॉस्टल, अनंग मोहिनी एसटी गर्ल्स हॉस्टल, किसको हाई कर रहे हो आप लोग, मुझे, क्यों सुनाई नहीं दे रहा क्या? वेट 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट।
हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है? मैं मुझे ना বুঝো না মানে ভালো আচ্ছা বাংলায় বাংলায় বলছি ঠিক আছে ম্যাম হ্যাঁ লিখে দাও ম্যাম কি বাংলা দিয়ে লিখে দাও হ্যাঁ ঠিক আছে বাংলায় লিখছি বাংলায় লিখছি ভালো করে ওকে সো ম্যাম ভালো হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি আমরা এই পয়েন্টে বলছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা শিল্পায়ন যখন হয় ঠিক আছে তখন ওই সময় প্রথম যে ইন্ডাস্ট্রি ছিল তখন ওইটা ছিল কটন বা তুলার ফ্যাক্টরি বা তুলার ইন্ডাস্ট্রি ছিল ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখি আয়রন এবং স্টিল শুরু হয় আয়রন এবং স্টিলের এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট স্টার্ট হয় ঠিক আছে লেখো বাংলায় লেখো আয়রন এবং স্টিলের আমরা দেখি যে কটনের যেটা সেটা 1730 থেকে 1840 পর্যন্ত কটনের খুব বেশি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা ছিল বাট उसके बाद मतलब এরপরে 1860 থেকে ঠিক আছে 1860 থেকে 1860 থেকে আমরা আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানি দেখি আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানি দেখি এবং ওইটা অনেক বেশি লাভ করেছিল ব্রিটেনদের বা ইংল্যান্ডের ঠিক আছে কটন মিলের যেই ভ্যালুটা আমরা দেখি সেটা ছিল 22 মিলিয়ন মানে 22 মিলিয়ন এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্টের ইনকামটা ঠিক আছে যখন আমরা রাইট আয়রন এন্ড স্টিল কোম্পানির ভ্যালু দেখি ইনকাম দেখি আয় দেখি তখন ওইটা 77 মিলিয়ন মানে 77 মিলিয়ন হয়ে যায় যার জন্য ওইটাকে বলা হয় और एक मतलब আরেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বা শিল্পায়নের পেস ঠিক আছে নেক্সট দেখো second the new industries could not easily displace traditional industries even at the end of the 19th century less than 20%. ये आप लोगों का जो पेस है उसमें से आपको पॉइंट्स है सेकंड थर्ड ये आप लोगों को रीजन पढ़ाई करना है फोर्थ में देखो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्ड स्लोली दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप इसमें ये जो चैप्टर है इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस जो है पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस करो तो आपको ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखना है ठीक है ओके तो फिर इसमें हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इसमें हम लोग देखते हैं टेक्नोलॉजिकल বা প্রযুক্তি যদি বাংলায় বলি তাহলে কি প্রযুক্তিগত উন্নতি ঠিক আছে প্রযুক্তিগত উন্নতি আমরা দেখতে পাই এখানে ঠিক আছে দেন বিল্ডিং পটারি গ্লাস ওয়ার্ক যেই যেই কাজগুলি হয় আগে কি করে হতো হাতে বানাতো মানুষ রাইট বাট যখন শিল্পায়ন হয় তখন সবকিছু মেশিনস করে ঠিক আছে মেশিনের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই সবকিছুতে মেশিনস ঠিক আছে যার জন্য ওই পেজটাকে বা ওই সময়টাকে আমরা শিল্পায়নের সময় বা শিল্পায়নের যুগ বলে থাকি राइट इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा कंसीडर द केस ऑफ द स्टीम इंजन जेम्स वाट improved the steam engine produced by न्यूकमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781 आपको पूछा जाएगा कि स्टीम इंजन किसने लाया था स्टीम इंजन যারা বাংলায় লেখো তারা বাংলাতে লেখো স্টিম ইঞ্জিন কে প্রচলন করেছিল বা স্টিম ইঞ্জিনের প্রচলন কে করেছিল ঠিক আছে স্টিম ইঞ্জিন किसने चालू किया জেমস ওয়াট বাংলায় যারা লেখো তারা জেমস ওয়াটটা বানান করে লিখবে ঠিক আছে জেমস ওয়াট ইন কত সালে 1781 1781 সালে যারা বাংলায় লেখো তারা লিখবে স্টিম ইঞ্জিন কে প্রচলন করেছিলেন ঠিক আছে स्टीम इंजन के प्रचलन করেছিলেন उत्तर হবে जेम्स वाट 1781 साले इंग्लिश के लिए है स्टीम इंजन किसने हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन और स्टीम इंजन किसने चालू किया था वो होगा जेम्स वाट इन 1781 ठीक है his industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model but for years he should find no buyers. At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engine all over England. Of these, 80 were in cotton industry, 9 in wood industry, and rest in mining, canal works and iron works. देखो पहले तो steam engine जब बना ठीक है तब कोई कुछ नहीं बिक रहा था
क्योंकि पहले ऐसा मशीन्स होते थे जो मतलब लोगों का भरोसा नहीं जीत पाते थे कि क्या होगा इस मशीन से। लेकिन उसके बाद 321 स्टीम इंजिन बिक गया था, जो 80 बिका था कॉटन इंडस्ट्री में, 80টা বিক্রি হয়েছিল। 9 in উল ইন্ডাস্ট্রিজ, 9টা উল ইন্ডাস্ট্রিতে, রেস্ট ইন মাইনিং এন্ড ক্যানেল ওয়ার্ক এন্ড আয়রন এবং স্টিল ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো হয় ওইগুলোতে বাকিগুলি বিক্রি হয়েছিল। 9টা বিক্রি হয়েছিল উল ইন্ডাস্ট্রিতে আর 80টা কটন ইন্ডাস্ট্রিতে। ঠিক আছে, 18 cotton industries, 9 in wool industries. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity, the labor manifold was slow to be accepted by the industrialized. Okay. Historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson and laborer. देखो, ये स्पिनिंग फैक्ट्री है, ये जो है स्पिनिंग फैक्ट्री है। स्पिनिंग मतलब जो ड्रेस बनता है ना हमारा, उस टाइम का। अभी तो बहुत नया मॉडल आया है वर्ल्ड में या फिर बाजार में। ये है हमारा पुराने का स्पिनिंग फैक्ट्री इन 1830 का। यू कैन सी हाउ जायंट व्हील्स मूव्ड बाय स्टीम पावर कुड सेट इन मोशन hundreds of spindles to manufacture thread. ठीक है, अब ये स्पिनिंग फैक्ट्री भी हो गया शुरू। अब देखो, इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेजेस ऑफ ह्यूमन लेबर. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large numbers in search of jobs, waiting for work. As we will know, when there is a plenty of labor, wages are slow. So industrialists had no problem of labor shortage or high wage costs. They did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. देखो, वो लोग মেশিন क्यों खरीदना नहीं चाहते? তারা মেশিনের ইউজ প্রথমে কেন করতে চাইছিল না? কেন তারা স্টিম ইঞ্জিন কিনতে চাইছিল না? क्यों वो लोग स्टीम इंजन या कॉटन मिल खरीदना नहीं चाहते थे? क्योंकि उनके पास नो शॉर्टेजेस ऑफ ह्यूमन लेबर थे। मतलब ह्यूमन लेबर का, लोगों का कोई शॉर्टेज नहीं था। एंड उनको अगर लो मतलब वेज दे दे, लो सैलरी भी दे दे, तो वो लोग खुश है। क्योंकि ज्यादा ह्यूमन लेबर हो तो आप सैलरी कम दो तो भी चलेगा, राइट? अगर कम ह्यूमन लेबर हो, कम लेबर्स हो, तो आपको ज्यादा पैसा देके लेना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमन लेबर्स हो तो आपको कम पैसे में वो लोग मिल जाएगा काम करने के लिए, जिसके वजह से मशीन्स तो बहुत हाई कॉस्टली है। मशीन्स खरीदने में बहुत पैसा जाता है। ठीक है, तो वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो लोग चाहते थे कि यहाँ पर तो मतलब लो वेज में, लो सैलरी में हमको ह्यूमन लेबर मिल रहा है, तो हम लोग क्यों इतना कॉस्टली मशीन खरीदे? ठीक है, क्यों खरीदे इतना कॉस्टली मशीन? इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल, गैस वर्क्स एंड हाँ, ये जो हमारा जो गैस वर्क्स एंड ब्रूअर्स were especially busy through the cold months, so they needed more workers to meet their peak demand. Bookbinders and printers catering to Christmas demand too needed extra hands before December. At the waterfront, winter was the time that ships were repaired and spruced up. In all such industries where production fluctuated with the season, industries usually preferred hand labor, employing workers for the season. सीजनली वहां पे बहुत वर्कर्स, ह्यूमन लेबर्स मौजूद होता है। वो অনেক আমরা মানে আমরা যা শ্রমিক যারা হয়, যাদেরকে দিয়ে আমরা কাজ করাই, তারা অনেক বেশি এখানে ছিল, যার জন্য তারা মেশিন কিনতে চাইতো না। ঠিক আছে, सो वो लोग ऐसा करते थे कि वो अपने ही लेबर को कम सैलरी देके, कम पैसा देके ले लेते हैं एंड काम करवा लेते थे। ठीक है, हाँ ओके, शॉर्ट हमने देख लिया। अब लाइफ ऑफ दी वर्कर्स देखो कि जो लोग काम करते थे इंडस्ट्री में, ফ্যাক্টরিতে যারা যারা কাজ করতো, ঠিক আছে, তাদের লাইফটা কিরকম ছিল, তাদের জীবনযাত্রাটা কিরকম ছিল, उन लोगों का लाइफ कैसा था। The abundance of labor in the market affected the lives of the workers. ज्यादा लेबर्स थे
অনেক বেশি লেবার্স ছিল, যার জন্য ওই লেবার্সের মার্কেটটা, লেবারের যে বাজারটা, সেটা অনেক বেশি ক্ষতি হয়েছিল। বেশি শ্রমিক থাকলে কি হয়, কম বেতনে কাজ পাওয়া যায়, বাট তাদের তো কম বেতনে তো লাইफ तो चले ना, राइट। उन लोगों का जो लो वेजेस मिलता है उन लोगों को, वो उससे उन लोगों का जो लाइफ है वो नहीं चलता है, वो लोग अच्छे से लीड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो लेबर का एबंडेंसिटी, मतलब लेबर का बहुत ज्यादा हो जाना उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है। And as news of possible jobs traveled to the countryside, hundreds came to the cities। अगर किसी को कुछ एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है कि वहां पर जॉब है, तो वो सब मिलके भागते थे जॉब के पीछे। যদি কোনো একটা নিউজ পেপারে লাইক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিত যে কাজ দেওয়া হবে, সব মিলকে সবাই মিলে দৌড়াতো ওই কাজের জন্য। ठीक है, मतलब इतना लेबर्स थे वहां पे, इतना लेबर्स थे, और काम का शॉर्टेजेस बहुत थे, एंड सैलरी भी बहुत लो थे। वो लोग ट्रैवल करते थे कंट्री में, सिटी में, रूरल में नहीं रहते थे, क्योंकि रूरल में कोई काम नहीं मिलता, গ্রামে কোনো কাজ ছিল না, যার জন্য তারা সবাই মিলে শহরের দিকে দৌড়াতো। ঠিক আছে। the actual possibility of getting a job depended on existing network of friendship and keen relation। and ज्यादा ही जॉब मिलतो, जो लोगों को ही जॉब मिलता था, वो लोग क्या करते थे, वो लोग मतलब उन लोगों के फ्रेंडशिप अगर होता था उस जॉब के साथ, उस जॉब के कुछ ऑफिशियल के साथ, तो ही उन लोगों को जॉब मिलता था। ঠিক আছে। ফ্রেন্ডশিপ আর কিন রিলেশন अगर होता था, যদি বন্ধুত্ব থাকে ওই জবের কোনো লাইক জব যারা দেবে তাদের সাথে যদি তোমার বন্ধুত্ব থাকে, তাহলে তুমি ওই জবটা পাবে, না হলে তুমি পাবে না। ফ্রেন্ডশিপ এন্ড কিন রিলেশনের মাধ্যমে তারা ওই জবটা डिपेंड করতো তাদের। इफ यू हैड ए रिलेटिव और ए फ्रेंड इन ए फैक्ट्री, अगर आपको कोई रिलेटिव या फ्रेंड मिल जाए फैक्ट्री में, ঠিক আছে, যদি তোমার কোনো বন্ধু বা ফ্রেন্ড বা কোনো রিলেটিভ মিলে যায়, ইউ ওয়্যার মোর লাইকলি টু गेट ए जॉब क्विकली, তাহলে তোমার তাড়াতাড়ি জব হয়ে যাবে। ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव उस फैक्ट्री में हो, जिस फैक्ट्री में जॉब चाहिए लेबर के लिए, लेबर को जॉब देगा, तो आप उसको उस फैक्ट्री में आपको जॉब मिल जाएगा। आपका जो मेरिट है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो काम करने का जो मतलब परफेक्शन है, वो नहीं मतलब देखेगा वो लोग। क्या देखेंगे वो लोग, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंडशिप है किसी के पास फैक्ट्री में, तो ठीक है। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शन, लेकिन हर सबका तो मतलब रिलेटिव, सबका फ्रेंड तो हर फैक्ट्री में नहीं होगा, राइट। सबका ऐसा नहीं होगा। मेनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स, उन लोगों को हफ्ते तक वेट करना पड़ता था। स्पेंडिंग नाइट्स अंडर द ब्रिजेस, वो लोग ब्रिज के नीचे सोता था, क्योंकि उनको जॉब नहीं था, लेकिन वो लोग गांव से शहर चला गया था। ठीक है। और इन नाइट, ये देखो होमलेस पीपल्स, ठीक है, उन लोगों का घर नहीं है, वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। Shelters, some stayed in night refuges, they were set up by private individuals, others went to the casual wards। मतलब उन लोगों का जो मतलब था, जो सिचुएशन था, वो बहुत ही गरीब सिचुएशन जो होता है, पोर सिचुएशन में वो लोग रहते थे। सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्री मीन प्रोलॉन्ग पीरियड्स विदाउट वर्क। आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, द पोर वेयर ऑन स्ट्रीट्स अगेन। अगर बिजी सीजन है, मतलब फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम है, तो उन लोगों को बुलाया जाता था कि हाँ आपको जॉब मिल गया, आप आ जाओ। लेकिन जब सीजन खत्म हो जाता है, बिजी सीजन जब खत्म हो जाता है, फिर से उन लोगों को जॉब से निकाल देते हैं, एंड वो फिर से स्ट्रीट में चला जाता है। ठीक है। Some return to the countryside after the winter when the demand for labor in rural areas opened up in the places, but most look for odd jobs which till the mid 19th century were too difficult to find। Wages increased somewhat in the early 19th century, but they tell us about little welfare of the workers। The average figures, हाँ, थोड़ा सा मतलब लाइक थोड़ा सा वेजेस, मतलब थोड़ा सा सैलरी जो उनका है वो थोड़ा सा बढ़ा था। बाद अगले मतलब 19th सेंचुरी के पहले में थोड़ा सा उन लोगों का जो सैलरी होता है वो बढ़ा था। मोरओवर द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंडेड नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, what was also crucial was the period of employment। उन लोगों को मतलब वेजेस या सैलरी पे कोई ध्यान नहीं था, उन लोगों का ध्यान था कि जॉब कितना दिन तक रहेगा। अभी तो सीजन है, अभी तो बिजी सीजन है, ठीक है, अभी बिजी सीजन है, अभी हम लोगों को जॉब मिल गया, हम लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब बिजी सीजन खत्म हो जाएगा, तब हम लोगों को धक्का मार के निकल दिया जाएगा कि आपका काम हो गया, आप चले जाओ, क्योंकि आप कोई काम ही नहीं है फैक्ट्री में। ठीक है। तो
जिसके वजह से वो लोग डरते थे. At the best of times, till the mid 19th century, about 10% of the urban population were extremely poor. In periods of economic slump, like the 1830s, the proportion of unemployed went to anything between 35-70% in different regions. मतलब इतना unemployment था, 35 to 75, 35 and 75% unemployed था. मतलब इतना job ढूंढ रहे थे वो लोग. Okay, the fear of unemployment made worker hostile to the introduction of new technology. उन लोगों का जो fear है unemployment का क्यों आ गया था? क्योंकि to the introduction of new technology आ गया था. टेक्नोलॉजी आ गया, machine आ गया, तो लेबर का कोई काम नहीं है. প্রযুক্তি এসে গেছে, মেশিনস এসে গেছে, বড় বড় মেশিন এসে গেছে, যার জন্য কোনো শ্রমিকের আর দরকার নেই, মেশিন সবকিছু করে দেবে. ঠিক আছে. when the spinning jenny was introduced, spinning jenny মানে ওই যে सूता आशे जेटा थे यन जहाँ से आता है जिससे कपड़ा बनता है, वो लोग पहले हाथों से करते थे, राइट. इसकी वजह से हैंड लेबर चाहिए था, उन लोगों को जॉब मिलता था. बट अभी स्पिनिंग जेनी आ गया, मतलब मशीन स्पिन कर देगा, किसी इंसान का जरूरत नहीं है, किसी ह्यूमन लेबर का जरूरत नहीं है. ठीक है. अब बताओ कि स्पिनिंग जेनी किसने इंट्रोड्यूस किया? स्पिनिंग जेनी किसने इंट्रोड्यूस किया? कहाँ है इसका आंसर? ओके, इंट्रोड्यूस्ड इन द वुलन इंडस्ट्री. मतलब स्पिनिंग जेनी आ गया वुलन इंडस्ट्री में. वुमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगन अटैकिंग द न्यू मेशिन्स. जो वुमेन्स थे उस टाइम का, যারা মহিলা ছিল, তাদের কাজ ছিল সুতা বার করে ওগুলোকে কাপড়ে মানে তাঁত বুনা, যেটা আমরা বাংলায় বলি তাঁত বুনা, রাইট. ওদের কাজ ওটা ছিল. কিন্তু যখন স্পিনিং জেনি চলে আসলো, স্পিনিং জেনি এমন একটা মেশিন যেটা দিয়ে তাঁত বুনা হয় এবং যেটা মেশিন করে, কোনো শ্রমিকের দরকার হয় না, কোনো ওমেন, কোনো মহিলাদের দরকার নেই, ওটা মেশিনই হয়ে যাবে. যার জন্য মহিলারা অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছিল যে আমাদের জবও থাকবে না আর বেশি, क्योंकि मशीन आ गए, हमारा तो कोई जॉब नहीं है. स्पिनिंग अगर खुद मशीन ही कर ले तो हमारा क्या काम है? तो हमको धक्का मार के निकल देगा उस लाइक फैक्ट्री से, वुलन फैक्ट्री से, राइट. दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ द जेनी आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी. Okay, building activity intensified in the cities, opening up greater opportunities of employment. Roads were widened, new railway station came up, railway lines were extended. बहुत मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, रोड्स बड़ा हो गया, रेलवे स्टेशन आ गया, ठीक है, रेलवे लाइन आ गया, ड्रेनेज हो गया, अच्छे से रिवर हो गया. The number of workers employed in the transport industry doubled in the 1840s and doubled again in the subsequent 30 years. Okay. सो हमारा आज इतना तक ही हम लोग करेंगे, फिर बाद में ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज पढ़ाई करेंगे. ठीक है. ओके, सो अब देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई किया, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. हम लोगों ने किया कि किसने, हाँ, हाँ, क्या पढ़ा था? हाँ, स्टीम इंजन किसने चालू किया और स्टीम इंजन किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन से साल में किया? स्टीम इंजन किसने इंट्रोड्यूस किया एंड वो साल कौन सा था? बोलो. स्टीम इंजन, তাদের মিউটটা খুলে তো, হ্যাঁ, ওকে, আনমিউট করো এন্ড বলো. स्टीम इंजन किसने चालू किया एंड कौन से साल में किया था? खुला नाम होना, खुला. ओके, हाँ बोलो. 1781. यस, 1781. एंड कौन किया? किसने किया? जेम्स, हाँ, जेम्स वाट. यस, जेम्स वाट ने किया, राइट. और कौन सा इंडस्ट्री हुआ था फर्स्ट में? कॉटन मिल किसने बनाया?
कॉटन मिल किसने बनाया? Richard Richard Arkwright. Okay. All right. That's all for today. Thank you, everyone.